मिथुन लगन चंद्रदेव पंचम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लगन में चंद्रदेव के पाठों का अध्ययन कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि अगर आपके पंचम स्थान यानी तुला राशि पे विराजमान हो तो किस तरह के फल हमको प्राप्त हो सकते हैं। तुला राशि, अगर आपका मिथुन लगन है और चंद्रदेव पंचम स्थान में है तो आपकी राशि तुला होगी। अब कौन से नक्षत्र में विराजमान है उसका अपना एक इफेक्ट होता है, लेकिन मोटा मोटी बात अगर की जाए तो जिसकी भी तुला राशि होती है प्राय कर 80% आदमी व्यापारी होते हैं। व्यापार का काम, लेन देन का काम, ट्रेडिंग का काम, अपने फायदे के वशीभूत जो काम किए जाते हैं वो काम, या फिर न्यायप्रिय, वकील या वकालत, या जजों से कनेक्ट, या सरकारी नौकरी में अपना योगदान जो भी न्याय के विषय में हो, तो वैसे कुछ काम या वैसी कुछ बातें या इस तरह का कुछ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, इंसान न्याय के प्रति या न्यायालय के प्रति अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में कुछ इस तरह का इफेक्ट उनके दिमाग पे रहेगा। अब प्रायकर सब पाठों में बोला है, किसी में छूट भी सकता है हमारा। चंद्र और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो पापी भी होते हैं और जो अच्छे भी होते हैं। अच्छे के साथ बैठ जाए तो अच्छे हैं, बुरे के साथ बैठ जाए तो बुरे हैं। अगर शुक्ल पक्ष के हैं, बढ़ती हुई कलाओं में है चंद्रदेव, तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर बुरे ग्रह के साथ बैठे हैं, पापी ग्रह के साथ बैठे, क्रूर ग्रह के साथ बैठे, तो इनके फलों में परिवर्तन आता है। ये प्रायकर हम लोग सब जानते हैं इस बात को। चंद्रमा हो गया आपके मन का कारक। जब मन का कारक ग्रह पंचम स्थान में विराजमान होता है तो आदमी भावुक प्रवृत्ति का होता है। अब भावुकता कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में भी बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। बाकी ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि मिथुन लगन में ये दूसरे स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है और अपने स्थान से चतुर्थ होते हैं, और चतुर्थ स्थान के कारक भी बोले जाते हैं। और जहां पे ये बैठते हैं वहां से इनका स्वामी स्थान दशम होता है। तो भावुकतावश कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो इनके लिए नुकसानदायक हो, या इनकी भावुकता की वजह से लोग इनका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसा आदमी जिसको बोला जाता है कि पवित्र आत्मा होता है, किसी का बुरा नहीं देखता है, किसी का बुरा सोचता नहीं है, किसी के प्रति बुरा करने की प्रवृत्ति नहीं होती। अलग ग्रहों का अलग योगदान होता है, युति का अलग योगदान होता है, कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसका अपना एक अलग इफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर पंचम स्थान में तुला राशि पे चंद्रदेव विराजमान हो और बगैर किसी पाप प्रभाव के अगर विराजमान हो तो आदमी भविष्यवक्ता, आदमी धर्म कर्म में रुचि लेने वाला, भावुक प्रवृत्तियों पे अंकुश रखने वाला, मतलब अपने मन को कंट्रोल करने वाला, विद्याधन हो, ज्ञान हो, या जो जिस प्रवृत्ति में या जिस संस्कार में वो फलीभूत होता है, जिस तरह का ज्ञान उनके संस्कारों के द्वारा या वहाँ की जो ज्ञान के जो नियम है, जो पाठशालाएं हैं या जो स्कूल कॉलेज है, उनमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें भी अगर ऐसा जातक जाता है तो बहुत प्रोग्रेस करता है, क्योंकि मेमोरी पावर इनका बहुत ज़बरदस्त होता है। और उस ज्ञान को फिर ये धन में भी परिवर्तन करते हैं, कारण दशम स्थान इनका स्वामी स्थान है और वहाँ से दशम होता है तुला राशि से, और यहाँ से चतुर्थ होता है। अपने स्वामी स्थान से ये चतुर्थ बैठते, माता के प्रिय होते, भूमि भवन वाहन सुख या परिवार का सुख, धन संपदा का सुख, फिक्स एसेट्स का सुख, ऐसे इंसानों को ज़्यादा प्राप्त होता है। लेकिन चतुर्थ बैठते हैं तो जनता के भी कारक है, इंसान एक्टर हो सकता है, इंसान नेता भी हो सकता है, तो बहुत से ऐसे रास्ते खुलते। अगर चंद्रमा के इस अनुसार हम लोग देखा जाए तो हम प्रायकर बोला है हमने कि जब भी लग्न कुंडली का अध्ययन करें तो चंद्र कुंडली का भी विशेषकर अध्ययन करें, क्योंकि चंद्र कुंडली का उतना ही महत्व है जितना लग्न कुंडली का महत्व है। और कुछ कामों के लिए, कुछ भविष्य फल जानने के लिए चंद्र कुंडली का इफेक्ट लग्न कुंडली से भी कुछ ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये बहुत सी बार हम लोगों को अभ्यास में देखने को मिलेगा। बहुत सी बार हम लोग जब किसी की कुंडली देख रहे हैं, मान लीजिए लग्न कुंडली अनुसार कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चंद्र कुंडली के अनुसार पूरा समझ में आ सकता है, क्योंकि व्यवहार में, आचरण में, संस्कार में कैसे फल आपको प्राप्त होंगे,
किस तरह की दशा महादशाओं का आगमन होने से आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे या चेंज करेंगे, ये आपको चंद्र कुंडली बताएगी। अब तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। मंगल देव आपकी कुंडली में किस तरह से विराजमान है। हालांकि मिथुन लगन वालों के लिए मंगल देव कोई विशेष योग कारक नहीं होते, फिर भी उनकी परिस्थिति या उनकी प्लेसमेंट बहुत कुछ निर्भर करती है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो मंगल देव बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं। मिथुन लगन वालों के लिए तो फिर भी थोड़े ठीक है। अगर तुला राशि आपकी हो गई, क्योंकि चंद्रमा अगर तुला राशि में बैठता है तो जाहिर सी बात है वो तुला राशि हो गई, तो आप ये मान के चलिए कि अगर चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा विराजमान है मिथुन लगन वालों के लिए, तो कुछ विशेष फल यहाँ पे चंद्रमा का कुछ देखने को मिलेगा। आप हर चीज में फोर्सफुली काम करने की कोशिश करेंगे। मन को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अगर मंगल का अंश कमजोर है, मंगल अगर निष्फल है, मंगल अगर कुंडली में इस तरह से विराजमान है कि उसका फल नगण्य है आपकी कुंडली में, या वो फल देने के काबिल नहीं है, तब एक अलग बात है, चंद्रमा का इतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी चित्रा नक्षत्र में मंगल होने से आदमी मन के ऊपर उसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल होता है। हर तरह की चीज़ों में अपना भाग्य आजमाता है, हर तरह के सुख भोगों में जाने की कोशिश करता है, और ज्ञान के विषय में भी एक जगह स्थिर रहना उनको बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा विराजमान है तो आपको बहुत सोच समझ के, जातक की दिनचर्या को देख के, जातक के कर्मों को देख के, इसलिए बोलते नहीं कि सोशल मीडिया के द्वारा जो फल बताया जाता है वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि फलों का विशेष योगदान होता है आपकी वर्तमान समय की परिस्थिति और किस जगह में आप रह रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, किस तरह के मन के द्वारा कौन से कामों में आप प्रवृत्त है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब बोलने को तो बोल सकते हैं कि लग्न कुंडली जब ये बोल रही है, चंद्र कुंडली के अनुसार ग्रह ये बोल रहे हैं, उसके अनुसार फल सबको सेम मिलने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। सेम कुंडली बनी हुई होने से भी एक आदमी बहुत प्रोग्रेस कर सकता है और एक आदमी बहुत डाउन रह सकता है। ये बहुत कुछ निर्भर करता है हम लोगों की अपनी दिनचर्या और जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो संस्कार, जो जीवन जीने की जो नियम बताए गए हैं, उनके अनुसार चलने में या उनके अनुसार देखने में बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ पे जातक अपने काम को निकालने के लिए, स्वाति नक्षत्र में होने से अपने काम को निकालने के लिए दोनों चीज़ें हो सकती है। हर रास्ता अपना सकता है या धर्मानुकूल रास्ता ही अपनाएगा, अपने फायदे के लिए किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि स्वाति नक्षत्र अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट रखता है। और कोई भी ग्रह स्वाति नक्षत्र में जब विराजमान होता है तो प्रायकर वो खराब फल नहीं देता है। हालांकि ये राहु देव का ग्रह है, नक्षत्र है, राहु देव को स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी स्वाति नक्षत्र का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे आदमी रहस्य से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वेद या तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञानों में विशेष रुचि ले सकता है, वो भी सात्विक ज्ञान। तांत्रिक या मारण कर्म करने वाले ज्ञान की बातें नहीं कर रहे हैं, अच्छे ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको खुद को अपने अंदर इस तरह की चीज़ें या इस तरह की प्रेरणा आपको प्राप्त हो सकती है, और आप उनमें चाहे पठन पाठन में हो, चाहे सुनने में हो, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा सुनने में हो, और आप उसके द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, वैसे कर्मों के द्वारा आप उसको अपनी दिनचर्या और अपने काम धंधे में भी उसको अपना सकते हैं। ऐसे आदमी का बोला हुआ, ऐसे आदमी का किया हुआ या दिया हुआ आशीर्वाद सफल हो सकता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं राहु देव का नक्षत्र है, कैसा हो सकता है, क्योंकि राहु देव का और चंद्र देव का कोई विशेष मित्रता बोल के कोई संबंध नहीं होता है। संबंध ग्रहों का सबके साथ जो हम लोगों को बताया जाता है वो केवल इंगित करता है कि आपको ग्रह को समझना कैसे है, लेकिन आपको पंचम स्थान को भी देखना है, आपको स्वाति नक्षत्र को भी देखना है, आपको ये भी देखना है कि इस जन्म पत्री में मिथुन लगन में चंद्रमा कौन से स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त है। कन्या संतान ज़्यादा हो सकती है, आपके पुत्र आपसे ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं, लेकिन आपके संस्कार बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करेंगे आपके अपने पुत्रों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, कारण वो आपसे सीखेंगे।
तो आपके जैसे कर्म होंगे, जिस तरह के काम आप करेंगे उसी तरह की बातों को वो सीख के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को व्यवस्थित रखना। स्वाति नक्षत्र में अगर चंद्रमा है तो बहुत जरूरी है, और व्यवस्थित रखेंगे तो हर अचीवमेंट आप प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। मिथुन लगन वालों के लिए गुरुदेव दो दो केंद्रों के मालिक है। कहाँ प्लेसमेंट है, इनके साथ है या इन पे दृष्टि है, तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी विशाखा नक्षत्र में अगर चंद्रदेव है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आदमी जीवन के किसी समय में, चाहे वो किसी तरह के भी कर्म करते हुए अपने जीवन को बिता रहा है या गुजार रहा है, लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो धर्म की तरफ मुड़ता है, वो वेदों की तरफ मुड़ता है, वो संस्कार की तरफ मुड़ता है। वो चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे वेद पुराण हो, उनका पठन पाठन करता है। अगर शुरू से ही करने लग जाए, पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है, तो फिर यहाँ पे चंद्रदेव का फल और भी अच्छा होता है। आदमी ज्ञान के द्वारा अपने आप को इस जगह में स्थापित करता है कि पैसे की ऐसे इंसान को टेंशन नहीं होती, धन की ऐसे इंसान को टेंशन नहीं होती, धन के विषय में वो सोचता भी नहीं है, क्योंकि धन इसके आसपास इतना ज़्यादा रहता है कि इसकी खर्च करने की कोई इच्छा नहीं होती है। वो लोगों के भले के लिए, लोगों को कामों के लिए, लोगों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए उनके अंदर ही अपने आप को बिजी रखता है, और अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह से नियंत्रित करता है कि काम भोगों में जाना ऐसे इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, सुख के सब संसाधन हो सकते हैं और होते भी है ऐसे इंसान के पास, लेकिन वो उनमें ज़्यादा इफेक्ट या ज़्यादा भोग करने की प्रवृत्ति में नहीं जाता है। अब बात करते हैं नवमांश की। तुला राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से तुला के ही नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है, और प्रायकर सब सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे पुस्तकों के द्वारा हो, यही बोला जाता है कि वर्गोत्तमी ग्रह अच्छे फल प्राप्त करते हैं। लेकिन थोड़ा सोच समझ के प्रेडिक्शन कीजिएगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 23.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में, और 30 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में। अंश बल की बात करें तो तुला राशि में कोई भी ग्रह 6 अंश तक बाल्यावस्था में रहता है, 12 अंश तक कुमारावस्था में रहता है, 18 अंश तक युवावस्था में रहता है, 24 अंश तक वृद्धावस्था में रहता है, 30 अंश तक मृतावस्था में। नवमांश कुंडली या नवमांश के विषय में जब भी आप कुछ सोचें या कोई फल प्राप्त करने की कोशिश करें, तो नवमांश के विषय में एक स्पेशली एक पार्ट मेरा दिया हुआ है। आगे और भी पार्ट उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जहाँ पे हमने ये लिखा है देव, नर और राक्षस, इनका इफेक्ट किस तरह से आपकी कुंडली में होता है और किस तरह के फलों को हम लोग जान सकते हैं। क्योंकि सबकी कुंडली में सब ग्रह देव नवमांश में नहीं मिलेंगे, सबके सब नर नवमांश में नहीं मिलेंगे, सबके सब राक्षस नवमांश में नहीं मिलेंगे। सब सम्मिलित रहते हैं, कोई ग्रह देव में रहता है, कोई नर में रहता है, कोई राक्षस नवमांश में रहता है। नर मतलब मनुष्य नवमांश। तो किस तरह के ग्रह कौन से नवमांश में होने से किस तरह के फल प्राप्त करवा सकते हैं, तो उसके अनुसार हम लोग अपनी दिनचर्या में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। याद रखिए, जन्म कुंडली आपका दर्पण तभी तक है जब तक आप या हम धर्मानुसार आचरण कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग अपने कर्म पथ से डिगते हैं और अपने आचरण या संस्कारों को चेंज करते हैं, तो जो कुंडली के अनुसार जो फल हमें प्राप्त हुए हैं, जो मिलना चाहिए इस जीवन में, उसमें बहुत कुछ काट छांट बोल सकते हैं या कुछ नया परिवर्तन बोल सकते हैं। वैसा होने की प्रबल संभावना रहती है, जैसा कि वर्तमान में हम लोग देख भी रहे हैं। एक ही समय में आजकल तो ज्योतिष या ज्योतिष विद्या का इस तरह से हो गया, हम उसको बुरा या अच्छा कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को ही एक समय संस्कार के हिसाब से अबॉर्शन या सिजरिंग करवा के पैदा करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग इतने ज्ञानी हो गए कि सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा भी ये सुनने को मिलता है कि ये ग्रह एक्टिव नहीं है और ये एक्टिव है,
इसको एक्टिव करना है। मतलब हम लोगों के अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई कि हम लोग उस ग्रह को एक्टिव कर सकते हैं। धन्य है, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। न हम किसी को एक्टिव कर सकते हैं, न डीएक्टिव कर सकते हैं। हम अपने जीवन को गुजार सकते हैं। हम ऐसी कोई बातें भी नहीं बोल सकते जो आपको भ्रमित करे। हम ऐसा कोई ज्ञान भी नहीं बांट सकते जिसके द्वारा आप व्यथित हो, दुखी हो या बहुत ज्यादा उत्साहित हो। क्यों? वेद शास्त्रों के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा या संस्कार या अभ्यास के द्वारा यही देखने को मिला है कि हम लोग जैसे कर्म करेंगे, आज हम अगर आपको भ्रमित करेंगे तो वो घूम के हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर भी आएगा। तो हम भी भ्रमित होंगे और उस भ्रम वाले जीवन से हम निकलना चाहते हैं। जब हम निकलना चाहते हैं तो हम आपको क्यों भ्रमित करें? ग्रह के फल आपके अपने आचरण के अनुसार मिलेंगे। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार या सरकार से संबंधित आप गलत काम करते जा रहे हैं तो सूर्य अच्छा होने के बावजूद अच्छा फल नहीं मिलता। ये नॉर्मल सी थिंग है जिसको हम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है, हम लोग नग पहनते हैं, स्टोन पहनते हैं या कोई पूजा पाठ करवाते हैं या किसी ग्रह के द्वारा। रिसेंटली हम जनरली नहीं बोलते, एक इंसान को मानक पहना दिया गया कि आपका सूर्य 6 स्थान में है और आपको सूर्य का अच्छा फल नहीं मिल रहा है, आप मानक पहनिए, आपका आत्मसम्मान मिलेगा। सूर्य दूसरे स्थान का स्वामित्व लेके विराजमान था उनकी कुंडली में और 6 स्थान में बैठे हुए थे, मानक पहना दिया। धन तो आ गए, बीमारियां लग गई, आज तक ठीक नहीं है। 5 साल से ड्यूटी पे भी नहीं जा रहे हैं। अब जो कमाया, जिस तरह से भी कमाया, उसी को खाने में अपने टाइम को और अपने शरीर को वेस्ट कर रहे हैं। जब हमें पता चला, हमने केवल इतना ही बोला कि देखिए, अपने शरीर का स्वास्थ्य अगर चाहिए और धीरे धीरे वापस ठीक होना चाहते हैं तो ये स्टोन निकाल दीजिए, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गर्मी आपके शरीर में पैदा कर रहे हैं, पहले से ही 6ठे स्थान पे बैठे हुए, और उसके बाद में आप इसका पावर और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दूसरे स्थान का स्वामित्व इनके पास है, दूसरा स्थान मार्केश भी देता है कुंडली में। अब क्या बोले, बोल नहीं सकते। ज़्यादा कड़वे वचन या नेगेटिव बातें हमारा स्वभाव नहीं है बताने का। कोई भी ग्रह, बहुत से पाठों में हमने बोला है, ग्रह कभी भी किसी को खराब फल नहीं देते। अगर ऐसे ही खराब फल देते तो ग्रह आपके ऊपर नहीं, प्रत्येक जीवों पे दृष्टि, प्रत्येक जीवों पे उनके अंश का इफेक्ट होता है, पूरी पृथ्वी पे होता है। और जो समय का चक्कर है वो उसी के अनुसार अपना फल पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करवाते हैं और उसमें आप और हम सब आते हैं। उनके अच्छे फलों को भोगने के लिए उनके अनुसार आचरण करना पड़ेगा और उसी वजह से इन्हीं ग्रहों को सम्मिलित करके हम लोगों को के लिए ऋषि मुनियों ने एक नियमावली बनाई थी कि समाज में जीने के लिए उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। उस नियमों से हटते जा रहे हैं, इसलिए ग्रहों का फल मिल रहा है। और ग्रहों का फल नहीं मिल रहा है, ये हमारे अपने कर्मों का। आज हम जो पीड़ा भोग रहे हैं, हमने कुछ किया था ऐसा, उसकी वजह से भोग रहे हैं, कोई ग्रह नहीं दे रहा है हमको। ग्रह तो अपना प्रभाव सब पे समान दृष्टि से डाल रहा है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंध में कोई भी बात हो आप कमेंट कर सकते। कोशिश हमारी अभी तक यही है, सब कमेंट के आंसर देते हुए आ रहे हैं। और कोई कमेंट ऐसा आ जाता है तो किसी और पाठ में उसके ऊपर कुछ बोलते भी हैं। हालांकि भाषा हमारी भ्रमित करने वाली, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ना हो। और माता से भी यही एक प्रार्थना बोल सकते हैं आप, है कि मेरे किसी पाठ से किसी को कोई तकलीफ ना हो और कोई भ्रमित ना हो। जो हकीकत है, जो अभ्यास के द्वारा, जो पुस्तकों के द्वारा या गुरु से जो प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा जो हमको मिला है, हम उसी को देने का कोशिश कर रहे हैं। हम ये कभी नहीं बोलते कि ये ग्रह आपके यहाँ पे बैठे हैं तो आप करोड़पति हो जाएंगे। नहीं, करोड़पति आप अपने कर्मों के द्वारा होंगे। और करोड़पति केवल पैसा होने से ही धनी नहीं होता है आदमी। धन बहुत तरह का होता है। धन स्वास्थ्य का भी होता है, धन परिवार का भी होता है, धन आत्मज्ञान का भी होता है, धन भक्ति भाव का भी होता है। केवल पैसे का ही धन कलयुग में मान्य है, लेकिन उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती है वो आप जो पैसे कमा रहे हैं उनके घरों में बैठिए, उनसे वार्तालाप कीजिए, तब पता चलेगा और आपको भी समझ में आएगा कि आप शायद उनसे ज़्यादा सुखी हैं।
तो अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।